वेलकम टू यूट्यूब चैनल्स। एडवांस एक्सेल के अंदर आज हम सीखेंगे व्यू टैब का यूज। वर्कबुक व्यू के अंदर जो पहले वाला ये ग्रुप है, इसके अंदर फर्स्ट कमांड है नॉर्मल, जो कि हमारा नॉर्मल पेज नज़र आ रहा है। अगर मैं पेज लेआउट कर दूं तो हमारा पेज लेआउट पे चला जाएगा। हमारा जो व्यू है वो लेआउट में शो होगा और उसमें हमें शो कराएगा कि एक पेज हमारा यहाँ तक प्रिंट होगा। चाहो तो आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। सेकंड पेज हमारा यहाँ पे शो करा रहा है। तो हमारी फाइल का जो मोड है वो पेज लेआउट पे चला जाएगा। हमारी जो वर्कबुक है वो पेज लेआउट पे शो हो जाएगी। नॉर्मल करेंगे फिर से नॉर्मल हो जाती है। सेकंड है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू का यूज क्या होता है, जितना वर्क किया गया है और जितने पेज एडजस्ट किए गए हैं वो शो कराता है। फिलहाल के लिए हमें एक पेज शो करा रहा है। अब मैं इससे ज़्यादा पेज करने वाला हूँ तो उसके लिए नॉर्मल कर देता हूँ मैं, और मैं यहाँ जाता हूँ। जैसे कि हमने पिछली वाली क्लासों में सीखा था, पेज लेआउट के अंदर जा करके ब्रेक के अंदर आना है और यहाँ पर इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर देना है। इंसर्ट पेज ब्रेक पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे पेज ब्रेक लग गया 1 2 3 और 4 ऐसे शो हो गया, देखिएगा। अब अगर मैं व्यू पे जा करके पेज ब्रेक प्रीव्यू देखूँ तो यहाँ पे मुझे पेज ब्रेक के प्रीव्यू शो हो रहा है। मैं जूम कर देता हूँ, देखिएगा, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू दिखाएगा, जितने हमारे पेज हैं वो शो करा देगा। अगर आपने ब्रेक दे रखा है इंसर्ट से, या फिर बेसिकली वैसे पेज आपके बन चुके हैं A4 के हिसाब से जितने भी है, तो वो शो कराने के लिए नॉर्मल कर देता हूँ मैं। नॉर्मल पेज हो जाएगा। मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, पेज लेआउट पे जा करके और ब्रेक के अंदर रीसेट कर देता हूँ। वैसे अगर आपके सेकंड पेज यहाँ पे आ गया तब भी वो उसमें शो करा देगा। तो पेज ब्रेक पर अपनी सीट्स को व्यू करने के लिए, देखने के लिए पेज ब्रेक प्रीव्यू मोड पे लगाने के लिए। देन कस्टम व्यू। कस्टम व्यू देखो एक इंपॉर्टेंस कमांड होगी। अगर आपका डाटा, जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंस है और आपको इस पर वर्क करना होता है, तो आपने इसको कस्टम कर लेना। सेलेक्ट करना है, कस्टम व्यू पे आना है और यहाँ जा करके आपने ऐड पे क्लिक कर देना। फिलहाल के लिए इसमें कुछ डिटेल है, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। तो ऐड पे क्लिक करना है और ये जो डाटा है इसका टाइटल डाल दो यहाँ पे। जैसे मैंने नेम डाल दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया बस DSS, ठीक है, ओके कर दिया। ऐसे मैं इस डाटा को कर लेता हूँ कस्टम। तो यहाँ पे क्लिक करना है और कस्टम व्यू पे आपने क्लिक कर देना। फिर से आपने ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने सेकंड नेम दे दिया, ओके कर देना है। ऐसे ही जिस सीट पे आपका डाटा है उसको आप कस्टम कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इतने डाटा को कस्टम कर लिया। कस्टम व्यू पे आए, ऐड पे क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ पे डाल दिया गनौर, ओके कर दिया। अब सपोज कीजिए हम किसी भी सीट पे, किसी भी सेल में, कहीं पर भी काम कर रहे हैं और मुझे कस्टम व्यू पे जा करके मुझे जाना है GSS वाले डाटा पे। तो क्लिक करेंगे और जैसे ही मैं शो पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट वहाँ पे दिखा देगा कि ये डाटा है। मतलब एक्सेल्स में किसी भी मैटर पे फास्टली जाने के लिए कस्टम व्यू का यूज किया जाता है। वहाँ पे फिर आप एडिट करो, उसको यूज करो, जैसा चाहे आप अपनी सीट पे वर्क कर सकते हो। फिर से कस्टम व्यू पे आ गया। अब मुझे गनौर पे जाना है, जो डाटा कस्टम किया था, तो गनौर वाले पे क्लिक किया तो डायरेक्ट उस मैटर को शो करा देगा कि ये डाटा कस्टम किया गया है गनौर वाली डिटेल्स में। तो कस्टम व्यू करने के लिए अगर मैं कस्टम व्यू पे जाऊँ और मैं इसको डिलीट कर दूँ तो वो कस्टम किया गया मैटर डिलीट हो जाएगा। तो अब फास्टली आप वहाँ पे नहीं जा सकते, इसलिए जिस मैटर पे आपने फास्टली जाना हो, कोई इनवॉइस हो सकता है, अलग से कोई डाटा हो सकता है, तो आप उसको कस्टम कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट इज फुल स्क्रीन। हमारा डाटा, हमारी फाइल नॉर्मल मोड पे शो हो रही है जिसमें टैब्स वगैरह, रिबन्स वगैरह कंप्लीट नज़र आ रहा है। फुल स्क्रीन करने से क्या होगा, फुल डिटेल शो हो जाएगी, रो एंड कॉलम्स डिटेल शो होगी। तो ऐसे में जो हमारा रिबन्स टैब है वो क्लियर हो जाएगा, हट जाएगा मीनिंग्स के। तो उसके लिए या तो आप कीबोर्ड से एस्केप की यूज़ करें, कॉर्नर में लेफ्ट में सबसे टॉप में ESC एस्केप करें, या राइट साइड क्लिक करें, क्लोज फुल स्क्रीन पे भी क्लिक कर सकते हो तो भी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो फुल स्क्रीन करने के लिए कीबोर्ड से एस्केप दबाने से भी नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट ग्रुप है शो। शो के अंदर रूलर। देखो रूलर तब शो होगा जब आप पेज लेआउट पे आ जाओगे, क्योंकि पेज लेआउट मीनिंग्स होता है कि किस तरह का पेज प्रिंट होगा। जैसा हमारा A4 पेपर होता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग दिखाएगा यहाँ पे ऊपर रूलर। तो पेज लेआउट मोड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये रूलर ऊपर आप देख रहे हो, ये रहा, यहाँ से
7 इंच तक का जो पेज है, जो भी आपने पेज सेटअप दे रखा होगा A4 पेपर, पेज मार्जिन छोड़ रखी होगी, उसी के हिसाब से आपके रो एंड कॉलम काउंट हो जाते हैं कि एक पेज में कितने आएंगे, कितने कॉलम आएंगे, कितनी रो आएगी। चलिए, तो रूलर शो एंड हाइड, देखो रूलर हाइड हो गया है, रूलर शो हो गया, तो रूलर चलेगा पेज लेआउट पे। नॉर्मल कर देता हूँ। गाइडलाइंस, ये जो आपका ग्राफ नज़र आ रहा है ना, ये नीचे सेल जो है जिसमें से आपका ग्राफ है, तो ये हाइड हो जाएगा। देखिएगा आपका अंदर कोई ग्राफ नहीं रहा है, वापस क्लिक करेंगे अभी ग्राफ शो हो जाएगा। अगला है फॉर्मूला बार, ये फॉर्मूला बार है। देखो जिस भी सेल पे हम जाते हैं, यहाँ पे एक तो दिखाता है जी की 9 में, दूसरा जहाँ फॉर्मूला लगा है यहाँ पे दिखा भी रहा है फॉर्मूला बार। तो ये जो फॉर्मूला बार है ये हाइड हो जाएगा। देखिए हाइड हो गया है, वापस क्लिक करेंगे शो हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हेडिंग्स, ये आपकी हेडिंग है जिसमें से आपकी ABC ये जो कॉलम है, और यहाँ से लेफ्ट में जो रो थी ये देखिएगा, तो ये रो, नंबर ऑफ रो एंड ऑफ कॉलम हाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं जूम ग्रुप्स में। जूम्स, जो आपका पेज है आप उसको जूम करना चाहते हो, आप माइनस में करना चाहते हो तो माइनस कीजिए पेज का साइज, और अगर प्लस में करना चाहते हो तो प्लस कीजिए। मैंने प्लस किया, या नीचे भी 170 दिखा रहा है, ये देखिएगा, तो ऐसे शो होगा 200 पे चला गया। अगर मैं कर दूँ यहाँ से 100 तो 100 हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको प्लस कर लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे अच्छे से नज़र आता रहे। तो 160 का हमने डाटा कर दिया, जूम कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है जूम टू सिलेक्शन, 100 से तो 100 हो जाएगा। जूम टू सिलेक्शन, जो मैटर सेलेक्ट किया है आपने सिर्फ उसको जूम करके वो दिखा देगा। ठीक है, फिर से मैं 100 करता हूँ और पेज को वापस जूम कर लूँ, बस इतना सा कर लेते हैं। तो जूम टू सिलेक्शन सेलेक्ट किए गए मैटर को जूम कर देता है। न्यू विंडोज, एक नई विंडो आ जाएगी। देखो विंडोज क्या होती है, जहाँ पे ये मैं नीचे टास्क बार पे आ रहा हूँ और नीचे देखो आपको दिखा दे कि एक फाइल खुली हुई है, मतलब यही फाइल है फिलहाल के लिए। तो अगर इसी की एक डुप्लीकेट निकालनी है तो आप न्यू विंडोज पे क्लिक कीजिएगा, इसी की एक और विंडो आएगी, बल्कि यहाँ पे शो नहीं हो रही है। एक ऑप्शन यूजर होता है, अगर आप फाइल में जाते हो, ऑप्शंस के अंदर आ जाते हो, एडवांस पे आते हो, और यहाँ पे एक डिटेल होती है शो ऑल विंडोज डिटेल्स की। देखो ये रही यहाँ पे डिस्प्ले में शो ऑल विंडो इन द टास्क बार। ये जो नीचे अपनी विंडो एक दिखा रहा है ना, आप चाहे कितनी भी न्यू विंडो ले लो, न्यू फाइल ओपन कर लो, तो वो नीचे एक ही दिखाएगा। हालांकि होंगी सारी, वो यहाँ से सॉर्ट करनी होंगी, पर आप इसको शो ऑल कर दो, इससे क्या होता है नीचे ही वो विंडो दिखाता रहेगा। देखो अपनी जितनी भी फाइल खुली है ना करंट टाइम में, वो सारे दिखा रहा है। तो एक न्यू विंडो जो है वो आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, और आप उन पर अलग अलग काम कर सकते हो। अगर अलग से फाइल है तो अगर इसी की लोगे तो इसी की एक सेम विंडो खुलेगी, सेम वर्क होगा, दोनों में एक सेम वर्क होगा। पर फर्क इतना सा होगा कि आप न्यू विंडो ले करके अलग अलग जगह, अलग अलग सीटों पे काम कर सकते हो। आप उसके लिए रिस्टोर भी कर सकते हो, यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हो, यहाँ पे पीछे आपको नज़र आ जाएगी। उसके बाद आता है अरेंज ऑल। जितनी जो फाइल आपकी नीचे खुली हुई है यहाँ पे है, ये तो आपने ऑल करके शो कराई ऑप्शन से, अगर नहीं तो यहाँ पे होती ही है सारी की सारी। और उसका सेकंड रीजन ये भी होता है, अगर आपकी न्यू विंडो आपने ले रखी है यहाँ पे, या फिर फाइल ओपन कर रखी है, वो नीचे वाली विंडो पे ना दिखाए, लेकिन इसके पीछे सारी होती है। पर यहाँ पे जा करके विंडोज़ के अंदर स्विच टू पे आप उन पे क्लिक करके डायरेक्ट उनको खोल भी सकते हो, वहाँ से भी नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से भी देखने की ज़रूरत नहीं है। स्विच टू में डायरेक्ट क्लिक करके आप उनको ओपन कर सकते हो, फ्रंट पे वो शो हो जाएंगे। तो चलिए टॉपिक पे यहाँ पे आ जाते हैं वापस। तो न्यू विंडो लेने के लिए अरेंज ऑल, सारी इकट्ठी खुल जाएंगी, जितनी आपकी टोटल खुली है ना, उनको इकट्ठा करने के लिए अरेंज में पोजीशन दी गई है टाइल्ड हो जाए, तो टाइल्ड में ऐसे खुल जाएंगी। एक मैक्सिमाइज कर दूं मैं वापस। अब अगली कमांड क्या है, अगली कमांड है अरेंज ऑल में आकर के हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल खुल जाएंगे। देखो ऐसे दाएं से बाएं खुल गए, जिस पे क्लिक करोगे वो फ्रंट में रहेगी। नेक्स्ट कमांड क्या है, वर्टिकल, ऊपर से नीचे, मतलब ये देखो ऊपर से नीचे पोजीशन में खुल गई है, अरेंज ऑल होगी। किसी एक को मैक्सिमाइज कर देता हूँ मैं। फिर अगली कमांड है कैसेट्स, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक ओपन हो जाएगी, तो कैसेट्स खोल सकते हो। चलिए मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो यहाँ से सभी विंडो को एक साथ ओपन करने के लिए अलग अलग तरीके से आप उनको साइड बाय साइड भी खोल सकते हो। अब आ जाता है फ्रिज पेन्स। देखिए फ्रिज पेन्स में 3 कमांड है। फ्रिज पेन का फर्स्ट यूजर क्या आता है, जहाँ पर भी आप फ्रिज पेन्स देना चाहते हो। जैसे मैं देखो एक तो इसका रीजन समझा देता हूँ। मैं नीचे जाता हूँ तो वो डाटा ऊपर चला जाता है। अब मैं जिस सेल में काम कर रहा हूँ मुझे नहीं पता ऊपर वाला जो कॉलम है वो किस कैंडिडेट का, या उसमें कौन सा सब्जेक्ट है, या फिर हम कोई लिस्ट बना रहे हैं सैलरी डिटेल, तो कौन सा कैंडिडेट है, अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से। तो अब मुझे नहीं पता मैं किस सेल में जिसमें काम कर रहा हूँ वो किसका डाटा फिल कर रहे हैं, तो ऊपर जाते हैं तब जाकर हमें मिल जाता है। तो ऐसे में अगर मैं चाहता हूँ ये इतनी सी डिटेल यहाँ पे शो रहे, या यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से टॉप में और लेफ्ट में डाटा जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया,
यहाँ से टॉप में ऊपर और यहाँ से लेफ्ट में एक फ्रिज पेन लाइन आ जाएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे देन फ्रिज पेन, ये देखो फ्रिज पेन में लाइन आ गई। तो ये फ्रिज पेन का मीनिंग्स ये जो मैटर है वो फ्रिज हो गया है, मतलब यहीं पे ऐड हो गया है, यहीं पे सेट हो गया है। अब देखिए मैं नीचे जा रहा हूँ 8 तक की जो हमारी रो है, देखो मैं नीचे काम करता हुआ जा रहा हूँ, 38 तक आ गए हम, चाहे आप काम करते करते बेशक जाइए। तो इसमें क्या है, ये डाटा फ्रीज है, यहाँ पे ये मुझे शो हो रहा है, मैं वहाँ पे देख रहा हूँ, से वर्क कर रहा हूँ। अगर मैं इधर जाता हूँ तो अब देखना यहाँ पे 45 तक की रो है। अगर मैं इधर जाता हूँ, अब मैं दाएं से बाएं आता हूँ, अब देखिए n तक का है और वो डाटा वहाँ पे फ्रीज है। तो मैंने ये क्या दिखाया था, अब ये सीरीज कंटिन्यू हो गई। अगर मैं उधर काम कर रहा हूँ तो ये सीरीज कंटिन्यू हो गया, अगर मैं आगे इधर काम करता हूँ तो फिर वो सीरीज कंटिन्यू होगी। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ स्प्लिट के साथ इसको कंपेयर करके, ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या है, डाटा फ्रीज हो जाता है आपका, क्लियर। और अनफ्रीज पेन करने के लिए आपका कहीं भी क्लिक है बेशक आप अनफ्रीज पेन कीजिए, क्योंकि एक बार में एक ही फ्रीज पेन यूज हो जाता है। अनफ्रीज पेन करने से सारा क्लियर हो गया है, तो अब आप अलग अलग जगह पे वर्क कर सकते हो, तो डाटा आपका टॉप में चला जाएगा, स्क्रूल होगा साथ साथ में। तो सेकंड क्या है, देखो सेकंड में कहीं भी क्लिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कमांड दी गई है। फ्रीज पेन्स जो होता है फ्रीज हो जाएगा यहाँ से टॉप रो। टॉप रो मीन्स सिर्फ ऊपर वाली रो पे, ये देखिएगा ऊपर वाली रो पे अपने आप लाइनिंग आ गया। अब मैं नीचे जाऊँ तो मुझे वो फर्स्ट वाली रो नज़र आ रही है, उसका जो डाटा है मैं कंटिन्यू फिल करता जाऊँ तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है फर्स्ट टॉप रो की। फ्रीज पेन करके मैं क्लियर कर देता हूँ। ऐसे ही थर्ड वाली में लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम, तो इस कॉलम पे ऑटोमेटिकली लग जाएगा, क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अगर हम राइट में जाएंगे तो डाटा हमारा क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा लेफ्ट में फर्स्ट कॉलम का। तो हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें पता लग रहा है कौन से वाली रो का डाटा मैं वर्क कर रहा हूँ, तो ये वाला कॉलम फ्रीज है, तो ऐसे कॉलम फ्रीज हो जाएगा। वापस फ्रीज पेन कर देते हैं, अनफ्रीज कर देते हैं और यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाली जो कमांड है स्प्लिट, देखो स्प्लिट का रीजन समझ लीजिएगा। एक तरीके से फ्रीज पेन के जैसे तो वर्क करेगी, पर डिफरेंट यूज है, डिफरेंट यूज है। देखिए टेबल को स्प्लिट करने के लिए पहले तो डेफिनेशन क्लियर करें। स्प्लिट करना, आप अपने टेबल को स्प्लिट कर सकते हो, अलग अलग जगह वर्क कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कर लूँ और मैंने स्प्लिट कर दिया, देखो स्प्लिट्स के लिए ऐसे लाइनिंग आ गया। अगर मैं नीचे जाता हूँ तो डाटा वहाँ पे एक तरीके से फ्रीज है, पर फ़र्क देखना, मैं 27 या चलो मैं 30 वाली रो पे काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मैं उधर गया, उधर मैं काम कर रहा हूँ, तो अभी आप देख रहे हो ना, ये देखिएगा अभी आप देख रहे हो ये डाटा यहीं है, ये यहीं है, ये यहाँ। मैं इस पर भी काम कर लूँ, मैं इस पर काम कर लूँ, इस पर काम कर लूँ, तो ऐसे अलग अलग जगह स्प्लिट लगा करके अलग अलग कर सकते हो सीट को, और आप उस पर अलग अलग जगह पे एक साथ काम कर सकते हो, एक ही विंडो पे नज़र आता रहेगा। और अगर आप इधर जाओगे तो ये जो डाटा है ना, ये जो कॉलम होता है, ये उधर जाते हो तो इसके साथ इधर एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। और ऐसे में अगर आप नीचे जाते हो तो फिर ऊपर एडजस्ट हो जाता है। तो कहने का रीजन ये होता है, यहाँ यहाँ और यहाँ इन तीनों सीटों पे आप वर्क कर सकते हो, मतलब स्प्लिट सीट, स्प्लिट बन गई ना एक तरीके से, सीट तो एक ही है, स्प्लिट हो गई, अलग अलग पार्ट बन गए इसके। अब यहाँ पे क्लिक करके आप इसको इधर लेके आओ, इधर मूव हो जाएगी, नीचे लेके आओ, नीचे हो जाएगी। या तो आप वापस क्लिक करके हटा लो, या किसी एक को हटाना आपको, कि देखो ऊपर तो ऐसा ही रहे, इसको हटा दो, मैं इस पर डबल क्लिक कर दो, माउस से डबल क्लिक 2 बार एक साथ क्लिक करो तो हट जाएगी। वैसे वहाँ से भी हटा सकते हो, इस पर भी क्लिक करके हटा सकते हो। और अगर आपने फ्रिज पेन दे रखा है, देखो अगर आपने फ्रिज पेन टॉप रो या कॉलम दे रखा है, टॉप रो दे दिया, ये लग गया फ्रिज पेन। अगर आप स्प्लिट दोगे तो इसी पे लगेगी फ्रिज पेन पे, ये देखिएगा, तो अब ये इसी पे लग जाएगी। तो बेसिकली फ्रिज पेन्स क्या होता है, सिर्फ इस डाटा को, जितना डाटा उसके अंदर उसको फ्रिज करता है, एक जगह पे वो फ्रिज रहेगा डाटा। बट स्प्लिट में आप अपनी फाइल पे स्प्लिट दे सकते हो, और स्क्रीन पे, विंडोज़ पे, यहाँ पे पेज पे, तो अलग अलग स्प्लिट में वर्क कर सकते हो, अलग अलग जो उनके स्प्लिट बन जाएंगे, पार्ट बन जाएंगे, उनमें वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट ले लेते हैं, हाइड का रीजन्स होता है हाइड विंडो। विंडो मतलब देखो अपनी ये नीचे कितनी फाइल खुली है, 1 2 3 खुली है, ज़्यादा भी होती चाहे। अब फिलहाल तो अपनी ये वाली है होम टैब जो क्लास 1 है, फिलहाल ये डाटा उसके अंदर, इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। देखिए हाइड हो गई है। अब सेकंड वाली रहेगी, इसको भी मैं हाइड कर दूँ, इसको भी मैं यहाँ से हाइड कर दूँ, ये भी हाइड होगी, इसको भी हाइड कर दूँ, सारी हाइड हो गई। करंट टाइम कोई भी फाइल नहीं खुली, प्रोग्राम तो खुला हुआ है, तो अनहाइड में वो सारी लिस्ट है हमारी। मुझे ये खोलनी है तो मैं इस पर ओपन क्लिक कर दूंगा, अनहाइड में ये खोलनी है तो मैं इसको खोल दूंगा भाई, ये खोलनी है तो मैं इसको खोल दूंगा, तो सारी वापस आ गई। और टास्क बार पे भी नीचे दिखा देता है, और नहीं तो स्विच टू में भी मैं सीधे क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो ये भी क्लियर हो गया है। व्यू साइड बाई साइड का यूज क्या होता है, जैसे हमारी विंडोज़ नीचे खुली हुई है, हमारी फाइल खुली हुई हैं 2, तो ऐसे में अगर मैं व्यू साइड बाई साइड कमांड को यूज़ करता हूँ तो यहाँ से 2 फाइल आमने सामने खुल जाएगी हमारी।
अगर एक से ज़्यादा है तो आपने एक सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि किस फाइल के साथ आप उसका कंपेरिजन्स कर रहे हो या उसको आप यूज़ कर रहे हो या उसका डाटा एक साथ वर्क कर रहे हो। तो यहाँ पे ये 3 कमांड आपको नज़र आएंगी। ये है स्क्रोलिंग के लिए और ये है रीसेट विंडो पोजीशन के लिए। मतलब सबसे पहले नीचे वाला देख लीजिए, अगर मैं किसी फाइल को मैक्सिमाइज कर दूँ और मैं फिर जैसे ही रीसेट विंडो पोजीशन करूँ तो फिर से वह रीसेट पोजीशन पर चली जाएंगी। दाएँ से बाएँ है या डिफरेंट है आपकी, तो वो उस पर शो हो जाती है। चलिए मैं इसको यहाँ से रीसेट कर देता हूँ। तो ये देखिएगा रीसेट पोजीशन पे हमारी जो विंडोज़ हैं वो आ गई हैं। यहाँ पे ऐसे शो करा रहा है, ऊपर नीचे भी दिखा रहा है। पर इसमें क्या होता है, जब मैं किसी एक का स्क्रॉल करता हूँ, ये दाएं से बाएं ऊपर से नीचे एक साथ हो रहा है। अगर मैं इसको हटा दूँ बीच वाले को, स्क्रोलिंग वाली कमांड को, तो इसको मैं अलग मूव कर सकता हूँ और इस फाइल को मैं अलग मूव कर सकता हूँ। ये अलग अलग फाइल हैं दोनों। तो आप जब वर्क करोगे तो दोनों विंडोज़ एक साथ रीसेट हो जाएंगी पोजीशन से। अगर आप किसी को मैक्सिमाइज करते हो तो फिर से वैसे हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर आप नॉर्मल करना चाहते हो तो व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करें और आप उसको नॉर्मल कर दें, और यहाँ से जिस फाइल पे वर्क करना चाहते हो उसको स्विच टू से ऑन कर लें। अब आ जाता है सेव वर्क स्पेस। देखिए सेव वर्क स्पेस का क्या यूज़ होता है। सपोज करो मुझे कुछ फाइलों पे वर्क करना होता है डेली, वो सारी फाइल मुझे बारी बारी से खोलनी पड़ती हैं। यहाँ से ओपन करना होता है, फिर मुझे वो फाइल खोलनी पड़ती है, जैसे GNOME GSS ओपन कर ली। ऐसे मुझे काफ़ी सारी फाइल हैं वो जो डेली खोलनी पड़ती है मुझे ऐसे। तो मैं उन सभी फाइलों को एक बार ओपन कर लेता हूँ। जैसे मेरी बुक नंबर 2 फाइल है, पर उनको आपने कर लेना एक बार सेव। तो मैं उनको सेव कर देता हूँ किसी भी नाम से। ये भी सेव मेरी, और यहाँ से ये जो सेकंड है होम टैब वाली भी सेव है, और ये GNOME वाली भी सारी सेव है मेरी। तो अब मैं सेव वर्क स्पेस पे क्लिक करने वाला हूँ, और जैसे मैं सेव वर्क स्पेस पे क्लिक करता हूँ तो एक नेम मांगता है। यहाँ पे फाइल नेम मेरी जूम लिखा हुआ है। मैं कोई नेम डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। यहाँ से जो मैंने नेम डाला वो डाला है सोनीपत हरियाणा। ओके, और मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेता हूँ। चाहो आप डेस्कटॉप पे कर लो, मैंने सेव कर दिया। तो ये पूछ रहा है इन सभी फाइलों को भी इसके साथ सेव करना है, तो आप सेव कर दें। अब एग्जांपल्स के लिए देखना, ये तीनों फाइल है मुझे बारी बारी से खोलनी होती है। हर बार मैं सारे एक्सेल को बंद कर दूं या सारी फाइलों को कर दूं। एग्जांपल के लिए मुझे, अब जैसे अभी काम कर रहा हूँ उन फाइलों पे, मैं नेक्स्ट डे आया या थोड़ी देर बाद मैंने फ़ाइल खोली, मैंने एक्सेल को ओपन कर दिया। जैसे मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, अब मुझे वो फाइल खोलनी है। मैं फाइल पे जाता हूँ, मैं एक तो उन सबको खोल लूँ, ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। या तो रिसेंट में मुझे मिल रही है, मैं उसी फाइल को ओपन कर दूँ, या ओपन में जाके वो जो मेरी फ़ाइल थी वो उस फाइल पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो मेरी जो फाइल है वो है सोनीपत हरियाणा के नाम से। मैं उस पर क्लिक करता हूँ और मैं ओपन करता हूँ। अभी देखना, ये देखिए वो सारी फाइल खुल गई है। इसके पीछे ये है, ये है। चलो मैक्सिमाइज कर लेता हूँ मैं। अगर आपको वैसे भी नीचे शॉल विंडो पे नज़र नहीं आएगी अब की बार वो, तो उसके लिए अपने व्यू में जा करके स्विच टू में आप चेक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे क्लोज के नीचे यहाँ पे रिस्टोर डाउन है विंडोज़ का, यहाँ पे आप क्लिक करोगे वो सारी इसके अंदर नज़र आ जाएंगे आपके। तो आप उसको मैक्सिमाइज कीजिएगा, वो सारी डिटेल आपको उसके अंदर क्या हो जाएगी, शो हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे में आप सेव वर्क स्पेस का यूज कर सकते हो। सेव वर्क स्पेस बस क्या करता है, उन सभी फाइलों को एक साथ ज्वाइन कर लेता है, और जब भी इस फाइल को खोलेंगे वो सारी एक साथ खुलती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि वहाँ से अगर कोई उनको अलग अलग खोलना चाहे, कोई एक ही फाइल खोले तो खुलेगी, बिल्कुल खुलेगी, वो अलग फाइल है। बस सिर्फ एक यूज यही होता है कि इस फाइल पे क्लिक करते ही ये सारी एक साथ खुल जाती है। और ये कोई फाइल नहीं है, ये कोई अलग से फाइल नहीं है, एक तरीके से एक इनका ज्वाइंट एक लिंक है बस, ये इनको रिस्टोर करने के लिए। ये कोई फाइल नहीं है। और अगर आप उसको डिलीट कर देते हो इस फाइल को, तो ये जो फाइल अंदर खुली हुई है इसके अंदर, ये डिलीट नहीं होंगी, सिर्फ इनका वर्क स्पेस फाइल लिंक डिलीट ही होगा। मीनिंग ये, अगर मैं इनको यहाँ से हटा दूँ, देखिएगा अब आप देख रहे हो TT वाली फाइल है, होम टैब 1 2 3 वाली फाइल है। कहाँ सेव की थी मैंने, मैं अंदर जाता हूँ और यहाँ मैं अंदर जा करके, और जो डॉक्यूमेंट्स पे फाइल थी यहाँ से मैं उस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। तो उस फाइल का नाम क्या था, उस फाइल का नाम था ये सोनीपत हरियाणा। मैंने इसको कर दिया डिलीट, ये देखिए वो डिलीट हो गया यहाँ से। अब देखिएगा मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ वापस, और मैं उस फाइल को खोलता हूँ। रिसेंट लिस्ट में तो आएगी वो, डिटेल्स में तो आएगी वो, अंदर तो नहीं मिलेगी। चलो मैं रिसेंट में से दिखा दूँ आपको खोल के। ये देखिए वो डाटा तो चला गया, पर वो जो फाइल है अपनी होम टैब वाली वो भी खुलेगी, और जो वो आपकी DT वाली थी, वो T वाली फाइल थी, वो भी खुलेगी। तो फाइल तो सारी सेव रहती है, बस उनका जो वर्क स्पेस डाटा हमने सेव किया था एक फाइल से, वो फाइल डिलीट हो जाती है। वो एक तरह का लिंक ही होता है इन सबको ज्वाइंट करके खोलने के लिए, एक डिटेल में समझने के लिए बस।
अब सीरीज 2 में हमने देख लिया है, जो करंट टाइम टास्क बार पे खुली हुई है उनको ओपन कर सकते हो। अब लास्ट कमांड जो है मैक्रो है, मैक्रो का यूज़ देखिए समझ लीजिएगा। मैक्रो का रीज़न ये होता है, अगर कोई डाटा ऐसा है जो आपने डेली करना पड़ता है, बार बार उसको शो कराना होता है, उसका इफेक्ट देना होता है, तो मैक्रो में उसकी एक डिटेल ऐड करके हम सेव कर देते हैं और उसकी कोई शॉर्ट की बना करके उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। और वो कई तरीके से हो सकता है, उनमें से एक स्टेप मैं आपको सिंपल सा बता दूं, आप वो कवर करें उन चीज़ों को, दोबारा से आप अलग अलग तरीके से आप उनको यूज़ करके देख सकते हो। तो एक स्टेप में बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल्स के लिए, जैसे अपना ये डाटा है और मैं यहाँ गया और मैंने रिकॉर्डिंग न्यू मैक्रो स्टार्ट कर लेनी है। रिकॉर्डिंग मैक्रो और वे व्यू में सेव हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी। तो यहाँ क्लिक करते हैं और मैं रिकॉर्डिंग मैक्रो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने नेम डाल देना, मैंने डाल दिया GSS और यहाँ पे शॉर्ट की बना लेते हैं। देखो शॉर्ट की कंट्रोल पहले से लिखा हुआ है, शॉर्ट की जो आपने देना है उसमें कोई नंबर नहीं देना, नंबर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई लेटर देना। जैसे मैंने L डाल दिया, कोई याद रहे कुछ ऐसा डालना है आपने जिसमें कोई पहले से ना हो। जैसे कंट्रोल N होती है, उसमें तो न्यू पेज होता है। अगर आपको N डाल दे तो जब तक ये है इस प्रोग्राम के अंदर, इस सीट के अंदर कंट्रोल N काम नहीं करेगी, क्योंकि ये एक्सेल में डायरेक्ट से होती है। तो मैंने L डाल दिया। यहाँ पे वर्कबुक नेम जो है इस वर्कबुक में पूरे में ये काम करने वाला है। डिस्क्रिप्शन देना चाहो दे सकते हो, बाकी ज़रूरत नहीं होती है। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस L जो है, कंट्रोल प्लस L से ही काउंट हो जाएगा। चलो शिफ्ट इसने दिखा दिया है तो वो आपने डाल दिया, या मैं कंट्रोल के साथ में मैं I डाल दूँ, शिफ्ट यूज़र कर रहा है, ठीक है। कंट्रोल के साथ मैं K डाल दूँ, शिफ्ट यूज़ कर रहा है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से मैं कंट्रोल प्लस L डाल देता हूँ। अब ये देखिएगा मैंने स्मॉल कैप में डाल दिया, तब मेरी कैपिटल थी तो उसने शिफ्ट दिखा दिया था। तो अभी मैंने शिफ्ट इसलिए दिखाया था क्योंकि कैपिटल हो जाता है ना शिफ्ट के साथ में, फिर तो मैंने स्मॉल कैप डाल दिया, कंट्रोल प्लस L हो गई। ओके कर देते हैं। अब मैं कहीं भी काम नहीं कर रहा हूँ, सीधे मैं होम पे जाता हूँ और यहाँ जा कर के मैंने ले लिया, पहले मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ। मैंने बढ़ा लिया, अभी साइज़ हो जाएगा 28 का। फिर मैंने डाल दिया उसका जो फ़ॉन्ट है वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। मैंने कलर डाल दिया, कलर रेड हो जाएगा, क्लियर। और जो जो सेटिंग मैंने करनी है मैंने फ़ॉन्ट ऐड कर लिया उसमें। व्यू में गए और मैंने कर दिया उसको स्टॉप रिकॉर्डिंग। एक रिकॉर्डिंग मेरी सेव हो गई है। ऐसे ही मैं चाहूँ तो एक और कर लूँ। मैं वापस गया, रिकॉर्डिंग मैक्रो मैंने क्लिक किया, नाम मैंने डाल दिया कुछ और मैंने यहाँ पे कंट्रोल के साथ अब की बार मैंने K बना दिया, स्मॉल में ही है। ओके किया, होम में गए। अब की बार मैंने क्या किया, अब की बार मैंने साइज़ 14 दे दिया। फ़ॉन्ट मैंने आई थिंक ये वाला फ़ॉन्ट कर दिया और कलर मैंने अब की बार ये ब्लू कर लिया। और व्यू में जाके मैंने यहाँ जा कर के स्टॉप कर दिया। तो मेरी रिकॉर्डिंग जो दोनों है मैक्रो के अंदर ऐड हो गई है। स्टॉप करने का रीज़न ये होता है कि वो फिर सेव हो जाती है। चलो मैं सीट नंबर 3 पे काम कर रहा हूँ, मैं कहीं भी काम कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। ये डाटा हो गया अपना भाई। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ L दबा देता हूँ। अब मैं काम करता हूँ, वही फ़ॉन्ट एक्सेप्ट कर दिया। अगर मैं कंट्रोल के साथ K दबाऊँ तो फिर वो फ़ॉन्ट एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आपका पहले से कोई डाटा था मैंने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल के साथ K से वैसा हो गया और L से फिर वो ऐसा हो गया। तो कहने का रीज़न ये होता है, मैक्रो पे जो आप सेटअप ऐड करोगे उस शॉर्ट की से वही एक्टिवेट हो जाएगा। अब ऐसे में आप कोई और कमांड भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें डिफरेंट यूज़ कर सकते हो इसका। तो मैक्रो में कोई भी आप वर्क है उसमें ऐड करो और शॉर्ट की से आप उनको बार बार यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इसको सेव भी कर दोगे फाइल को, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में सेव हो जाता है, अगर आप किसी और सीट में आप इसको यूज़ करोगे तब भी वर्क करेगा। तो आपने इसमें क्या करना है, रिकॉर्डिंग मैक्रो पे जाना है और इसको सेव कर देना। इसके अंदर ऑटोमेटिक आएगा, यहाँ आना है, डिलीट कर देना है। यहाँ से फिर से आप इसके अंदर आओगे तो उनको कमांडों पे क्लिक करके आपने डिलीट कर लेना। तो इससे वो सारे डिलीट हो जाएगा। अब वो वर्क नहीं करेगी कंट्रोल प्लस L, अब वो काम नहीं करेगा क्योंकि आपने शॉर्ट की को डिलीट कर दिया। तो व्यू टैब्स जो है हमारा आज क्लियर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी व्यू टैब की सारी कमांड, उसके सभी ग्रुपों का अच्छे से यूज समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक न्यू वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।